हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पॉलिटेक्निकल क्लासेस पर। दोस्तों, आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे, घर पर होंगे और अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन को अच्छे से करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं पॉलिटेक्निक सेकंड सेमेस्टर इलेक्ट्रिकल या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर अदर ब्रांच के जितने भी स्टूडेंट हैं उनका जो सब्जेक्ट है बेसिक ऑफ इलेक्ट्रिकल। तो आज हम इसके बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम डीसी सर्किट थ्योरम है, यानी कि जिसको हम कह सकते हैं डीसी सर्किट, डीसी नेटवर्क थ्योरम भी कहते हैं। तो आज हम इसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चनों को देखेंगे जो कि हमारा ऑनलाइन एग्ज़ाम से रिलेटेड है। तो देखिए, जो है यदि आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना होगा, जो कि हमारा पॉलिटेक्निकल क्लासेस स्टूडेंट के नाम से है। तो आप जा कर के वहाँ पे सर्च करेंगे टेलीग्राम आईडी, तो आपको ये है इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा। और बाकी देखिए, ये जो आपका मतलब डीसी सर्किट थ्योरम है, ये इलेक्ट्रिकल के लिए भी इम्पॉर्टेंट है और इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए भी और सिविल वालों के लिए भी और मैकेनिकल वालों के लिए भी। ऐसा सिविल और मैकेनिकल वालों के लिए क्यों? क्योंकि सिविल वालों का जो सब्जेक्ट है वो बेसिक ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल के नाम से है, और ठीक इसी प्रकार से मैकेनिकल वालों का भी है। तो इसीलिए उनके लिए भी ये भी इम्पॉर्टेंट है। बाकी देखिए, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि जो है हमारी अपनी जो फैमिली है थोड़ी सी और बड़ी हो जाए। और बाकी दोस्तों में अपने इस हमारी वीडियोस को शेयर भी किया कीजिए। बाकी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या है कि डीसी परिपथ होता है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे है कि डीसी परिपथ यानी कि डायरेक्ट करंट परिपथ क्या होता है, आपको बताना है। तो ऑप्शन ए क्या दिया गया है, वह बंद परिपथ जिसमें डीसी धारा प्रवाहित होती है। ऑप्शन बी, वह बंद परिपथ जिसमें एसी धारा प्रवाहित होती है। या फिर ऑप्शन सी दोनों, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। देखिए, डीसी परिपथ क्या होता है, जिस प्रकार से डीसी परिपथ में क्या होता है, मतलब डीसी परिपथ में डीसी आपको पता है कि जिसमें एक दिशा में धारा प्रवाहित होती है। तो इसी प्रकार से यदि हम डीसी परिपथ की बात करें तो ऐसा परिपथ होता है जिसमें क्या होता है, डीसी धारा प्रवाहित होती है। अब यहीं पे अगर हम एसी परिपथ की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो एसी धारा प्रवाहित, जिसमें एसी धारा प्रवाहित होगी वो एसी परिपथ, और जिसमें डीसी धारा प्रवाहित होगी वो हमारा डीसी परिपथ। तो आशा करता हूँ क्वेश्चन नंबर 1 जो था उसका आंसर ए आपको समझ में आ गया होगा। बाकी बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि देखिए, इस चैप्टर में जितने भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है सारे आपको बता दे रहे हैं। तो यदि आप इनको तैयार कर लेते हैं ना दोस्तों, तो आपका जो एग्ज़ाम है ऑनलाइन वाला वो एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगा। बाकी देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि डीसी परिपथ में धारा प्रवाहित होती है। अच्छा, डीसी परिपथ में धारा प्रवाहित होती है कैसे? ऑप्शन ए दोनों दिशा में, ऑप्शन बी एक दिशा में, ऑप्शन सी दोनों सही है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, डीसी परिपथ में अभी हमने बताया कि धारा एक दिशा में प्रवाहित होती है, तो मतलब यहाँ पे ऑप्शन बी राइट हो जाएगा कि एक दिशा में। अच्छा, अगर हम यहीं पे बात करें एसी परिपथ की, अगर यहीं पे हम बात कर लें एसी परिपथ की, एसी परिपथ में क्या होता है, धारा दोनों दिशा में प्रवाहित होती है। मतलब एक ऐसे हमारा, अगर इसको हम क्या कहते हैं, ग्राफ से समझाएं तो देखिए, धारा यहाँ से पहले यहाँ पे आएगी, फिर निगेटिव से ऐसे करके जाती है। तो मतलब दोनों दिशाओं में प्रवाहित होती है, यानी मतलब ये हमारा। और बाकी बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो देखिए, अगर एसी की बात कर ले रहा है तो यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा, जबकि यहाँ पे डीसी की बात कर रहा है इसीलिए ऑप्शन बी होगा। तो सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए ताकि एग्ज़ाम में कैसे भी क्वेश्चन पूछ ले आपसे, जो है क्वेश्चन छूटने ना पाए। बाकी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि ओम्स का नियम है, यानी कि ओम्स लॉ क्या होता है आपको बताना है। तो ऑप्शन ए, किसी चालक की स्थिर भौतिक अवस्थाओं में प्रवाहित होने वाली धारा विभवांतर के समानुपाती होती है। या फिर ऑप्शन बी, भी बराबर I/R होता है। या फिर ऑप्शन सी दोनों, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों देखिए, आपने अगर ओम्स लॉ पढ़ा होगा, हाई स्कूल में भी था, इंटर लेवल में भी था, तो आपको पता होगा कि जो किसी चालक होता है उसमें जो प्रवाहित होने वाली धारा आई होती है वो विभवांतर की क्या होती है, समानुपाती होती है। तो मतलब यहाँ से ऑप्शन ए भी राइट दिख रहा है। और ऑप्शन बी भी क्या होता है, जब देखिए भी समानुपाती मान लीजिए आई के है, तो अब जब समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो एक आर आ जाता है, यानी कि I/R आ जाता है। तो हमारा ऑप्शन बी भी राइट है, तो इसीलिए क्या हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन सी दोनों सही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए भी सही है और ऑप्शन बी भी सही है, तो इसीलिए ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। तो ओम का नियम है तो यहाँ पे दोनों हैं, तो इसीलिए ऑप्शन सी यहाँ पे राइट है। तो आशा करता हूँ दोस्तों यहाँ तक क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे होंगे। और अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों अपने चैनल को शेयर भी कीजिए। बाकी देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि प्रतिरोध की इकाई होती है। अच्छा, प्रतिरोध की इकाई क्या होती है आपको बताना है। तो देखिए, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए ओम्स, ऑप्शन बी हेनरी, ऑप्शन बी ओम मीटर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। देखिए, जो प्रतिरोध की इकाई होती है दोस्तों वो होती है हमारा ओम होता है। क्या होता है दोस्तों, ओम होता है। तो इसलिए यहाँ पे ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। और बाकी बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। अच्छा, यहाँ पे हेनरी हुआ और ये ओम्स मीटर हुआ,
तो हेनरी जो होती है हमारे प्रेरकत्व की इकाई होती है, आपको पता ही होगा। तो यहाँ पे हेनरी प्रेरकत्व की इकाई होती है, जबकि यहाँ पे ओम मीटर की बात करें तो यहाँ पे क्या होता है, क्या कहते हैं, हमारा प्रतिरोधकता की इकाई होती है। तो इसीलिए दोनों रॉन्ग हो जाएंगे, यहाँ पे ऑप्शन ए राइट होगा। बाकी बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ कि ओम्स का नियम किस नेटवर्क के लिए लागू नहीं होता, कि ओम्स का जो नियम है उसकी लिमिटेशन क्या होती है। इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि ओम्स के नियम की लिमिटेशन बताएं, या फिर ओम्स का नियम किसी नेटवर्क में लागू नहीं होता है। तो ऑप्शन ए यूनिलेटरल नेटवर्क में के लिए, ऑप्शन बी नॉन लीनियर नेटवर्क के लिए, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों यदि आपने पढ़ा होगा इसकी थ्योरी को, तो उसमें क्या लिखा था कि यूनिलेटरल जो हमारे नेटवर्क होते हैं उसमें भी ओम्स लॉ लागू नहीं होता है, और हमारा नॉन लीनियर नेटवर्क्स में भी ओम्स लॉ लागू नहीं होता है। तो इसीलिए यहाँ पे ऑप्शन सी राइट हो जाएगा कि दोनों में जो है ओम्स के नियम फॉलो नहीं करते हैं, इसीलिए ऑप्शन सी यहाँ पे राइट होगा। बाकी बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 जो कि एक अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। तो इतने क्वेश्चन बता रहे हैं सारे पूछे जाएंगे, मतलब इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि प्रतिरोधकता की इकाई होती है। अच्छा, प्रतिरोधकता की इकाई क्या होती है, अभी हमने बताया था इसके पहले। देखिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं, पहला ओम्स, दूसरा ओम मीटर, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी में से कोई नहीं। तो अभी हमने इसके पहले बताया कि जो ओम मीटर होता है वो हमारा क्या होता है, प्रतिरोधकता रो की इकाई होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी राइट हो जाएगा इसके हिसाब से, तो यहाँ पे ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। बाकी बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या है कि प्रतिरोध द्वारा धारा के मार्ग में रुकावट से उत्पन्न ऊष्मा होती है। कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि जो प्रतिरोध होता है वो धारा के मार्ग में रुकावट उत्पन्न करता है। अब जब धारा के मार्ग में रुकावट उत्पन्न करेगा प्रतिरोध, तो कुछ ना कुछ तो ऊष्मा जो है उत्पन्न ही होगी। तो उस ऊष्मा का मान हम किस फार्मूले से ज्ञात करते हैं, आपको बताना है। तो ऑप्शन ए H बराबर आई स्क्वायर आर से, ऑप्शन बी H बराबर आई स्क्वायर भी से, ऑप्शन सी दोनों से, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों देखिए जो क्या कहते हैं, हमारा जो धारा के मार्ग में रुकावट उत्पन्न करता है और जो ऊष्मा उत्पन्न होती है वो क्या होती है, ऑप्शन ए। कहने का मतलब H बराबर आई स्क्वायर आर होता है, तो इसीलिए ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। और यहाँ पे आर जो है प्रतिरोध होता है, रजिस्टर्स होता है, और यहाँ पे जो आई है धारा होती है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो आपको अच्छे से याद होना चाहिए कि धारा के मार्ग में रुकावट जब उत्पन्न होता है तो ऊष्मा का मान क्या होता है, तो H बराबर आई स्क्वायर आर होता है। बाकी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या है कि प्रतिरोधक की सहनशीलता का मान जितना कम होगा वह प्रतिरोध होगा। कहने का मतलब ये है कि प्रतिरोधक जो होता है उसकी जो सहनशीलता है उसका मान जितना कम होगा वह प्रतिरोध क्या होगा। ऑप्शन ए उतना ही बेहतर होगा, ऑप्शन बी उतना ही ख़राब होगा, ऑप्शन सी दोनों होगा, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं होगा। देखिए वह प्रतिरोध उतना ही बेहतर होगा, क्या होगा कि जिसकी सहनशीलता का मान इतना कम होगा और प्रतिरोध उतना ही अच्छा होगा। अगर सहनशीलता का मान यहीं पे अगर कहता कि सहनशीलता का मान जितना ज़्यादा होगा वह प्रतिरोध क्या होगा, तो उतना ही ख़राब हो जाएगा। तो एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो क्वेश्चन को आप अच्छे से पढ़ना है और अच्छे से आंसर देना है, ना कि जो है जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे क्वेश्चन आपको बताया कि सहनशीलता का मान जितना कम होगा वह प्रतिरोध उतना ही अधिक होगा, उतना ही अच्छा होगा। तो अगर यहीं पे कम ना लिख करके अधिक लिख देता तब तो क्या हो जाता, उल्टा हो जाता सारी चीज़ें। तो इसीलिए यहाँ पे ऑप्शन बी तब हो जाता सही। तो आपको मतलब अच्छे से पढ़ना है क्वेश्चन को, ताकि जो है कोई भी मिस्टेक ना होने पाए। बाकी देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या है कि वोल्टेज रेटिंग की गणना करते हैं। देखिए वोल्टेज रेटिंग की हम गणना किससे करते हैं, फार्मूले से। ऑप्शन ए अंडर रूट V इंटू आर से, ऑप्शन बी अंडर रूट W इंटू आर से, या फिर ऑप्शन बी W इंटू आर स्क्वायर से, ऑप्शन सी W इंटू आर से, ऑप्शन डी सभी से। तो देखिए वोल्टेज रेटिंग की जो हम गणना करते हैं ना दोस्तों, वो हम करते हैं ऑप्शन ए से, यानी कि अंडर रूट W इंटू आर से। वाट यहाँ पे जो W वाट है और R क्या है, प्रतिरोध है। तो सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। बाकी बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। देखिए क्या है, अच्छा क्वेश्चन ये भी है कि धनात्मक ताप गुणांक का अर्थ होता है। देखिए धनात्मक ताप गुणांक और एक होता है ऋणात्मक ताप गुणांक, तो इनका अर्थ क्या होता है आपको बताना है। तो हमने यहाँ पे देखिए ऑप्शन ए लिखा है कि ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध का मान बढ़ेगा तथा ताप घटाने पर प्रतिरोध का मान घटेगा। देखिए धनात्मक ताप गुणांक में क्या होता है, जब आप ताप को बढ़ाएंगे ना दोस्तों, तो प्रतिरोध जो होता है उसका मान बढ़ेगा। प्रतिरोध जो R होगा उसका मान भी, अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे, टेम्परेचर यदि बढ़ा रहे हैं तो प्रतिरोध R का मान क्या होगा, बढ़ेगा। अब यहीं पे और क्या बात कर लें, यदि ताप घटा रहे हैं तो क्या होगा, जो हमारा प्रतिरोध होगा, जो हमारा प्रतिरोध R होगा उसका मान भी घटेगा। तो हमारा धनात्मक ताप गुणांक में होता है, तो इसीलिए यहाँ पे ऑप्शन ए
सही है। बाकी इसको मैंने किसी 4 ऑप्शन में नहीं कन्वर्ट किया है, एक ही ऑप्शन लिख दिया है, तो आपको याद होना चाहिए। बाकी इसका जो अगला क्वेश्चन है हमने इसको ऑप्शन में कन्वर्ट कर दिया है। तो इसी टाइप से देखिए धनात्मक ताप गुणांक इसी टाइप से भी पूछा जा सकता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या है कि ऋणात्मक ताप गुणांक का अर्थ होता है। अब देखिए ऋणात्मक ताप गुणांक का क्या अर्थ होता है। ऑप्शन ए ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध का मान घटेगा, ऑप्शन बी ताप घटाने पर प्रतिरोध का मान बढ़ेगा, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। देखिए ऋणात्मक ताप गुणांक में क्या होता है, दोनों होता है, यानी कि जब हम ताप बढ़ा रहे हैं, टेम्परेचर यदि बढ़ा रहे हैं तो प्रतिरोध क्या होगा, मान घटेगा, आर का वैल्यू घटेगा। अब अगर यहीं पे हम ताप घटा रहे हैं, टी का वैल्यू घटा रहे हैं, तो प्रतिरोध जो होगा हमारा आर होगा वो बढ़ेगा। तो इसमें मतलब उल्टा होता है कि अगर हम ताप बढ़ा रहे हैं तो प्रतिरोध का मान घटेगा, ताप घटा रहे हैं तो प्रतिरोध का मान बढ़ेगा। ऋणात्मक ताप गुणांक में ऐसा होता है। तो इसीलिए यहाँ पे ऑप्शन सी दोनों हो जाएगा। तो दोनों क्वेश्चन को अच्छे से याद रखना है ताकि जो है मिस्टेक ना होने पाए एग्ज़ाम के टाइम में, तो अच्छे से याद करिएगा। बाकी बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12। देखिए क्या है कि निम्न में से कौन सा सूत्र जूल लॉ ऑफ हीटिंग्स के नाम से जाना जाता है। आपको बताना है कौन सा सूत्र जो है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग्स के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन है H बराबर I स्क्वायर RT, H बराबर √W/R, और ऑप्शन सी दोनों, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। देखिए जो हमारा ऑप्शन ए है कि H बराबर I स्क्वायर R/T, ये हमारा जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग्स के नाम से जाना जाता है ये फार्मूला, तो आपको याद होना चाहिए। बाकी बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। तो अगर वीडियो दोस्तों अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करते चलें और दोस्तों में चैनल को शेयर भी करते चलें। बाकी देखिए 13 क्या है कि सुपरपोजिशन थ्योरम की लिमिटेशन होती है। अच्छा, सुपरपोजिशन थ्योरम क्या होती है और इसकी लिमिटेशन क्या होती है। तो देखिए ऑप्शन ए नॉन लीनियर नेटवर्क में लागू नहीं होता है, ऑप्शन बी या पावर रिलेशनशिप में वैलिड नहीं होता है, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। देखिए यहाँ पे लिमिटेशन की बात की गई थी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दोनों हो जाएगा, ऑप्शन ए और बी दोनों, यानी कहने का यहाँ पे ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तो यहाँ पे जो नॉन लीनियर हमारे नेटवर्क होते हैं उसमें सुपरपोजिशन थ्योरम्स अप्लाई नहीं कर सकते हैं, और यहाँ पे जो पावर रिलेशनशिप में वैलिड नहीं होता है, तो यानी यहाँ पे दोनों चीज़ में ये वैलिड नहीं होता है, तो इसीलिए यहाँ पे ऑप्शन सी दोनों हो जाएगा। दोनों चीज़ें आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। एग्ज़ाम में अगर मान लीजिए कोई एक दे करके पूछ लेता है तो आपको याद होना चाहिए। अब जैसे हम यहाँ पे क्वेश्चन आपको बना करके दे रहे हैं, ज़रूरी नहीं है कि ऐसे टाइप का क्वेश्चन आए, मतलब क्वेश्चन को घुमा फिरा करके भी पूछ सकता है। तो अच्छे से आपको पढ़ना है ताकि कैसे भी ये क्वेश्चन है आप कर जाएँ ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या है कि थेवेनिन प्रमेय तुल्य होता है, यानी कि थेवेनिन प्रमेय किसके बराबर होता है। ऑप्शन ए है IL बराबर RTH प्लस RL बटे VTH, ऑप्शन बी IL बराबर VTH बटे RTH प्लस RL, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। देखिए जो थेवेनिन प्रमेय होती है क्या किसके बराबर होती है कि जो हमारा IL बराबर होता है VTH बटे RTH प्लस RL होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। थेवेनिन प्रमेय यदि आपने पढ़ा होगा तो आपने पढ़ा होगा कि जब हम धारा का IL का मान निकालते हैं तो ये फार्मूला अप्लाई करते हैं। तो आपने अगर थोड़ा सा भी पढ़ा होगा तो ही आपको समझ में आ रहा होगा। तो इसीलिए यहाँ पे IL बराबर VTH अपान RTH प्लस RL हो जाएगा। तो बाकी बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। अच्छा क्वेश्चन ये भी है कि नॉर्टन प्रमेय तुल्य होता है। अच्छा, नॉर्टन प्रमेय किसके तुल्य होता है आपको बताना है। ऑप्शन है IL बराबर IN गुणे RN बटे RN प्लस RL, और ऑप्शन बी है IL बराबर RN प्लस RL बटे IN गुणे IN गुणे RN, और ऑप्शन सी है IL बराबर VTH बटे RN प्लस RL, और ऑप्शन डी सभी। तो देखिए यहाँ पे जो नॉर्टन प्रमेय होती है आपने अगर पढ़ा होगा अच्छे से कि नॉर्टन प्रमेय में जब हम अप्लाई करते हैं किसी सर्किट को सॉल्व करने में, तो जब हम धारा का वैल्यू निकालते हैं तो यही फार्मूला अप्लाई करते हैं कि IL बराबर IN गुणे RN बटे RN धन RL। अच्छा, यहाँ पे IN क्या है, नॉर्टन धारा है, RN क्या है, नॉर्टन प्रतिरोध है, RN यहाँ पे नॉर्टन प्रतिरोध है, और RL क्या है, लोड धारा है। तो यहाँ पे सारी चीज़ें ऐसे होती हैं। तो आपको आशा करता हूँ क्वेश्चन नंबर 15 समझ में आ गया होगा कि ऑप्शन ए राइट होता है। बाकी बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन है कि किसी भी नेटवर्क में अधिकतम शक्ति स्थानांतरण होने की शर्त होती है। किसी नेटवर्क में अधिकतम शक्ति स्थानांतरण होने की शर्त क्या होगी बताना है आपको। ऑप्शन है RL बराबर जब RL RS के बराबर होगा, ऑप्शन बी जब RL जो है बड़ा होगा RS से, और ऑप्शन सी RL जब छोटा होगा RS से, और ऑप्शन सी नॉन ऑफ दिस। देखिए जब आपने अगर अधिकतम शक्ति स्थानांतरण थ्योरम्स पढ़ी होगी तो उसमें लिखा गया था कि
जब RL बराबर RS के होता है तो जो है परिपथ में अधिकतम धारा प्रवाहित होती है, अधिकतम शक्ति का स्थानांतरण होता है। तो आपने अगर पढ़ा होगा तो यही पढ़ा होगा कि RL बराबर जब RS के होता है तो ऐसा होता है। तो अच्छा है, तो यहाँ पे ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 16 का तो ऑप्शन सही हो जाएगा। अब यहाँ पे हम RL और RS की बात कर लें तो क्या होता है, RL हमारा क्या होता है, मतलब प्रतिरोध स्रोत होता है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, RS क्या हो जाएगा, ये भी एक प्रकार से प्रतिरोध स्रोत होता है। तो यहाँ पे दोनों चीज़ें होती हैं। तो आप अगर अधिकतम शक्ति स्थानांतरण थ्योरम पढ़े होंगे तो ये सारी चीज़ें आप समझ रहे होंगे। और देखिए मतलब बहुत बड़ा चैप्टर तो था नहीं, इसमें देखिए ज़्यादा न्यूमेरिकली टाइप क्वेश्चन थे कि बड़े बड़े न्यूमेरिकल थे, उनको जो है इन परिमेयों की सहायता से सॉल्व करना था। तो इसीलिए जितने क्वेश्चन यहाँ पे बन रहे थे सारे क्वेश्चन हमने बता दिए हैं। तो इन्हीं क्वेश्चन को आप तैयार कर लेते हैं तो आपका जो है एग्ज़ाम, ऑनलाइन एग्ज़ाम जो होने वाला है वो एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और दोस्तों देखिए आपका जो ऑनलाइन एग्ज़ाम है देखिए होगा अभी जो कोई प्रमोट का कोई न्यूज़ आया नहीं है, तो इसीलिए आप ये मत सोच के चलिए कि हाँ हम प्रमोट हो जाएंगे। अभी आपको क्या करना है, पढ़ते रहना, बस पढ़ते रहना है। तो इसीलिए आप अपनी पढ़ाई पे अच्छे से फोकस करिए। और देखिए यदि आप अच्छे इंजीनियर बनना चाहते हैं, सरकारी जॉब चाहते हैं, तो आपको ये सारी चीज़ें आगे चल के पढ़नी है। अब जब आप JEE लेवल की तैयारी करेंगे तो सारी चीज़ें यही सब चीज़ें पढ़नी है आपको, इन्हीं सब बेसिक को पढ़ना है। तो जब तक आप बेसिक नहीं पढ़ेंगे तब तक आप एडवांस तक पहुंचेंगे नहीं। तो इसीलिए अभी से ही आप मेहनत करिए ताकि जो है कुछ जो है बहुत जल्दी ही अपने आप को बना पाएँ ना। तो इसीलिए सारी चीज़ों को जो भी चीज़ आपको मिले वो आप पढ़ें। बाकी देखिए बहाना इंटर तक ही होता है कि हम पास हो जाएंगे, डिग्री हो जाएगी हमारे पास। तो अब यहाँ पे बहाना नहीं चलेगा। यदि आप कुछ बनना चाहते हैं लाइफ में तो बहाना नहीं चलेगा, पढ़ना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, कुछ ना कुछ संघर्ष करना पड़ेगा। तो इसीलिए आप कीजिए। और बाकी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि जो है अपने दोस्तों में इस चैनल को शेयर भी कीजिए क्योंकि हम देख रहे हैं कि लगभग 45% लोग ऐसे होते हैं, 45 या 46 मान लीजिए, जो वॉच तो करते हैं वीडियो को पर क्या करते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो ऐसा ना करिए यार, देखिए सब्सक्राइब कर लो, कुछ ना कुछ आपका भला ही होगा। अगर भला नहीं होगा तो कुछ ना कुछ हम आपके लिए कुछ ना कुछ न्यूज़ भी देते रहते हैं। तो इसीलिए सब्सक्राइब कर लीजिए और बाकी अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिए। और बाकी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक अच्छे मतलब अगले चैप्टर के साथ, जो आपका एक चैप्टर बचा रह गया है, चैप्टर नंबर 1, तो उसको भी किसी वीडियो में आप करा देंगे। और बाकी इसके बाद आपका मॉक टेस्ट भी करा देंगे। बाकी देखिए इसी प्रकार से हम एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स हुआ, आपका एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स जो आपका सब्जेक्ट एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स है, और आपका क्या है क्या कहते हैं, बेसिक ऑफ मैकेनिकल एंड सिविल, या फिर अप्लाइड फिजिक्स हुआ, या फिर अप्लाइड मैथमेटिक्स हुआ। तो सारे चैप्टर हमने बना रखे हैं वीडियोस। तो जब आप प्ले लिस्ट में जाएंगे तो आपको वहाँ से जो है इन सारी वीडियोस मिल जाएंगी। तो आप वहाँ से अच्छे से अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर लीजिए। जितनी वीडियोस हमने बना दी है, अगर आप इन्हीं को ही अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आपका एग्ज़ाम 100% आप श्योर मानिए कि बहुत ही अच्छा मार्क आप लेकर के आएंगे। तो आप इन्हीं चीज़ों को तैयार कर लीजिए। और बाकी देखिए यदि आप टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किए, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें क्योंकि वहाँ से आपको PDF मिल जाएगा इन सब चीज़ों का। तो अब मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, वीडियो लंबी होती जा रही है। बाकी